नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल झा बाबू पर आपका एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और आशा है कि साथियों आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, हमारी जो श्रृंखला लेखा प्रशिक्षण के अंतर्गत चल रही थी, तो इस श्रृंखला में साथियों हम लोग अध्ययन कर रहे थे मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 का। और सिविल सेवा पेंशन नियम के अंतर्गत साथियों जो हम मुख्य रूप से अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें पेंशन क्या होती है, पेंशन के विभिन्न प्रकारों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और किस प्रकार से पेंशन का भुगतान किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से बढ़ी हुई दर और घटी हुई दर से। साथ ही जो पेंशन की अर्हतादायी सेवाएं हैं, या यूं कहा जाए कि पेंशन के लिए किस किस सेवा अवधि को मान्य किया जाता है और कौन सी सेवा अवधि अमान्य होती है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। और अब हम चर्चा कर रहे थे साथियों, जो हमने पिछली कड़ी में देखा कि जिसमें हम परिवार पेंशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो साथियों, परिवार पेंशन के ही संबंध में आज हम इस वीडियो और इस सत्र में विशेष जानकारी और आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों, चैनल में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और इसी श्रृंखला में साथियों हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि सेवानिवृत्ति के बाद जो परिवार को पेंशन प्राप्त होती है, तो उसमें बहुत सी ऐसी टर्म्स और कंडीशंस आती हैं साथियों, जिसके अनुसार परिवार पेंशन का भुगतान जो हमारे सेवारत कर्मचारी होते हैं और उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उनके जो परिवार होते हैं उन्हें किस किस प्रकार से इसका भुगतान किया जाता है। और मुख्य रूप से जो परिवार पेंशन होती है साथियों, उसमें परिवार और जो हमारी DCRG अर्थात ग्रेजुटी होती है, उसमें परिवार की क्या क्या परिभाषाएं हैं और कौन से सदस्य पात्र होते हैं, इसके संबंध में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, हमने हमारी जो पूर्व की श्रृंखला इसके अंतर्गत, तो साथियों हमारी जो पूर्व का वीडियो था, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि परिवार जो पेंशन होती है वह कब और किन्हें दे होती है। साथियों, अब हम उसे पुनः कंटिन्यू करेंगे। तो साथियों, सबसे पहला जो आज का टॉपिक रहेगा वह है सेवानिवृत्ति के बाद विवाह पुनर्विवाह होने पर विवाहित पति पत्नी और उससे उत्पन्न बच्चे को परिवार पेंशन की पात्रता है अथवा नहीं, इसके संबंध में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जब कोई पेंशनर सेवानिवृत्ति के बाद विवाह या पुनर्विवाह करता है, तो उसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में उस कार्यालय प्रमुख को देनी होगी जहां से वह सेवानिवृत्त हुआ था। उस आवेदन के साथ विवाह या पुनर्विवाह के संबंध में रजिस्ट्रार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर कार्यालय प्रमुख प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन कर जिला पेंशन अधिकारी को देगा, जो आवश्यक प्राधिकार पत्र परिवार पेंशन के संबंध में जारी करेगा। यदि पेंशनर की पहली शादी से कोई पात्र बच्चा या बच्चे जिंदा नहीं हैं, तो सेवानिवृत्ति के बाद विवाहित पति पत्नी को पूरी पेंशन की पात्रता होगी। अगर पेंशनर की पहली शादी से कोई पात्र बच्चा बच्चे हैं, तो पुनर्विवाह होने पर विधवा विधुर अथवा पहली शादी के पात्र बच्चे के बीच परिवार पेंशन बराबर बराबर विभाजित होगी। सेवानिवृत्ति के बाद जन्म लेने वाले बच्चों को भी परिवार पेंशन की पात्रता। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमारे बहुत से साथियों को जिसके बारे में ज्ञान नहीं होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साथियों, सेवानिवृत्ति के बाद भी यदि किसी शासकीय सेवक के परिवार में उनका बच्चा जन्म लेता है, क्योंकि कई बार ऐसी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं साथियों कि कुछ हमारे कर्मचारियों के सेवारत होने के दौरान उनके बच्चे नहीं होते हैं, किंतु सेवानिवृत्ति के पश्चात यदि उनकी संतानें होती हैं तो उन्हें भी परिवार पेंशन की पात्रता होगी। साथियों, एक और अगली कंडीशन जो है वह है गुमशुदा या लापता शासकीय कर्मचारियों के परिवार को परिवार पेंशन की पात्रता। बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। कई बार हमारे शासकीय कर्मचारी कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि वह परिवार और अपने स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं, या किसी कारणवश उनका अपहरण या ऐसी कोई घटना दुर्घटना हो जाती है जिसके बारे में उनके परिवार को जानकारी नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में गुमशुदा या लापता शासकीय कर्मचारियों के परिवार को परिवार पेंशन की पात्रता होगी अथवा नहीं, और होगी तो किस प्रकार उसका भुगतान होगा, इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि शासकीय कर्मचारी जो अचानक गुम हो जाए या जिसका कोई पता ठिकाना मालूम ना हो, उसके परिवार को परिवार पेंशन के निम्न प्रक्रिया अपनानी चाहिए।
परिवार को संबंधित कर्मचारी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए एवं उस आशय की रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सभी प्रयास किए गए परंतु संबंधित को ढूंढना मुश्किल था। निर्धारित प्रपत्र में संबंधित परिवार वालों से क्षतिपूर्ति बंध पत्र लिया जाना चाहिए कि यदि वह कर्मचारी आ जाता है और दावा करता है तो सभी भुगतानों का समायोजन ऐसे कर्मचारी को देय भुगतान से किया जाना चाहिए। कर्मचारी के गायब होने की पुलिस एफआईआर दर्ज करने की तिथि से गणना की जाएगी एवं इस तिथि के 1 वर्ष पश्चात परिवार पेंशन स्वीकृत की जाएगी जो एफआईआर दर्ज करने की तिथि से देय होगी। मृत्यु उपादान भी परिवार को देय होगा परंतु यह राशि उस राशि से अधिक नहीं होगी अगर वह सेवानिवृत्त हुआ होता तो प्राप्त करता। परिवार पेंशन मामलों में अंतिम उपलब्धियां वही होगी जो कर्तव्य उपस्थिति के समय अंतिम बार प्राप्त की थी, अर्थात जब शासकीय सेवक अपने कर्तव्य पर उपस्थित था और उसके द्वारा जो उपलब्धियां प्राप्त की जा रही थी उसी के अनुसार परिवार पेंशन के मामलों में जो उनके सारे स्वत्व और क्लेम्स होंगे उनका निराकरण और भुगतान उन्हीं के अनुसार किया जाएगा। अवयस्क के मामले में भुगतान की प्रक्रिया नियम 4610। यदि परिवार पेंशन किसी अवयस्क को भुगतान की जानी है, क्योंकि कई बार साथियों ऐसा होता है कि इसका एक बहुत ही ज्वलंत और जो रिसेंट का उदाहरण है साथियों वह आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड के समय में कई ऐसे शासकीय कर्मचारी और सेवक थे साथियों जिनके परिवार में उनकी यदि हमारे कोई पुरुष साथी सेवा में थे तो उनकी कोविड आदि जैसी बीमारी के कारण उनकी पत्नी वगैरह या जो उन पे आश्रित थे वे भी ख़त्म हो गए थे और यदि हमारे महिला कर्मचारी थे तो उनके पति भी ख़त्म हो गए थे और कहीं कहीं तो ऐसी स्थितियां निर्मित हुई थी साथियों कि पति और पत्नी दोनों ही ख़त्म हो गए थे और उनके परिवार में सिर्फ उनके छोटे बच्चे ही बचे थे जो कि 18 वर्ष से कम आयु के या अवयस्क थे। कुछ जगह तो ऐसी भी विषम परिस्थितियां निर्मित हुई थी साथियों कि जहां पर सिर्फ 3, 4, 5 साल के बच्चे ही सिर्फ रह गए थे। तो उस स्थिति में परिवार पेंशन का निराकरण और भुगतान कैसे किया जाए इसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है और यह जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि कई बार हम इसे नज़रअंदाज करते हैं किंतु यह नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए साथियों। कोविड जैसी भयानक महामारी में हमने ऐसी दर्दनाक परिस्थितियाँ झेली हैं तो इसका ज्ञान भी होना हमें आवश्यक है। यदि परिवार पेंशन किसी अवयस्क को भुगतान की जाना है तो उसका भुगतान संरक्षक के माध्यम से होगा। कोषालय नियम 368 के अनुसार जिला अध्यक्ष अवयस्क की ओर से अथवा अपंग मानसिक रोगी बच्चे की ओर से पेंशन प्राप्त करने के लिए संरक्षक नियुक्त करने के लिए सक्षम है। अर्थात साथियों जो जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर होंगे वह या तो स्वयं या किसी संरक्षक को नियुक्त करने के लिए वे प्राधिकृत अधिकारी होंगे। यदि अवयस्क विरोध करे तो या कार्यालय प्रमुख यह महसूस करे कि उपयुक्त संरक्षक अर्थात जिसे उस अवयस्क बच्चे का संरक्षक नियुक्त किया जा रहा है किंतु वह बच्चा या जो अवयस्क व्यक्ति है वह विरोध करता है कि जिसे संरक्षक नियुक्त किया जा रहा है वह उचित प्रकार से उनका लालन पालन या भरण पोषण नहीं करेगा, तो उस स्थिति में साथियों पोस्ट ऑफिस में कलेक्टर एवं कोषालय के संयुक्त नाम से एक संयुक्त बचत खाता खोला जाएगा तथा उसमें परिवार पेंशन की राशि जमा की जाएगी और बच्चे की शिक्षा तथा अन्य खर्चों के लिए उसमें से राशि निकाली जाएगी। वयस्क होने पर बचत खाता बंद कर दिया जाएगा। साथियों मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान है, इसके संबंध में साथियों हम विस्तृत जानकारी पूर्व में जो डीसीआरजी या ग्रेच्युटी है उसके संबंध में प्राप्त कर चुके हैं, परंतु संक्षिप्त में यहाँ पर एक टिप्पणी दी हुई है। मध्य प्रदेश पेंशन नियमों के अंतर्गत 2 प्रकार के सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पहला पेंशन या सेवा उपादान है और दूसरा मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान या जिसे हम डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी या डीसीआरजी या ग्रेच्युटी के नाम से जानते हैं। पेंशन की पात्रता 10 वर्ष की अर्हतादायी सेवा प्राप्त होने पर होती है। इसके संबंध में हम पूर्व में विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर चुके हैं साथियों। यदि शासकीय कर्मचारी 10 वर्ष से कम सेवा करके अधिवार्षिकी विकलांग क्षतिपूरक या सेवानिवृत्ति पेंशन पर सेवानिवृत्त होता है तो उसे सेवा उपादान दिया जाता है। इसके संबंध में भी साथियों हम पूर्व में एक तालिका का अध्ययन कर चुके हैं कि इस तालिका के अनुसार कैसे संबंधित सेवक को जो सेवा उपादान है उसका भुगतान किया जाएगा, जिसमें हमने
प्रथम छमाही से लेकर के 19वीं छमाही तक अर्थात जिनकी 10 वर्ष से कम की सेवाएं हैं की गणना की जाएगी के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। उसी प्रकार साथियों मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान अर्थात DCRG कम से कम 5 वर्ष की अहर्तादायी सेवा संपन्न करने पर शासकीय सेवक के सेवानिवृत्त होने पर या मृत्यु होने पर दोनों ही दशाओं में दिया जाता है, जबकि सेवा उपादान की पात्रता मृत्यु होने पर नहीं होती है। सेवा उपादान 1 वर्ष या इससे अधिक परंतु 10 वर्ष से कम अहर्तादायी सेवा के लिए सेवानिवृत्त होने पर दी गई सारणी के अनुसार दिया जाता है। तो साथियों यदि आप लोग सारणी का अध्ययन करना चाहते हैं या अवलोकन करना चाहते हैं तो इसके पूर्व के वीडियो में आप उसका अवलोकन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को पेंशन और ग्रेच्युटी के संबंध में जानकारी प्रदान की गई थी। साथियों परिवार की परिभाषा उपादान के लिए हम लोग साथियों पेंशन के लिए परिवार की परिभाषा का अध्ययन पूर्व में कर चुके हैं। अब बारी आती है उपादान की। तो साथियों यहाँ पर उपादान के लिए परिवार की परिभाषा पृथक है, तो इस संबंध में आप लोग कृपया जो इसका गंभीरता से अध्ययन कीजिएगा कि परिवार की परिभाषा में सबसे पहले साथियों शासकीय सेवक के पति अथवा पत्नी आते हैं। यदि शासकीय सेवक पुरुष है तो उसकी पत्नी, और शासकीय सेवक यदि महिला है तो उसका पति। दूसरे स्थान पर साथियों पुत्र, सौतेला पुत्र या गोद लिया पुत्र जो वैधानिक रूप से गोद लिया गया हो। तीसरे स्थान पर साथियों अविवाहित पुत्रियां, सौतेली पुत्रियां अथवा गोद ली पुत्रियां अथवा विधवा पुत्रियां। चौथे स्थान पर साथियों माता पिता। पाँचवें स्थान पर 18 वर्ष से कम आयु के भाई। छठवें स्थान पर अविवाहित बहनें, विधवा बहनें। और सातवें स्थान पर साथियों विवाहित पुत्रियां। आठवें स्थान पर मृत पुत्र के बच्चे। साथियों यह तो थी सेवा उपादान या उपादान जो होता है साथियों उसका भुगतान कैसे किया जाएगा और इसके संबंध में पात्रता के क्या मापदंड होंगे और किन किन को यह राशि भुगतान की जाती है। तो यह क्रमवार यहाँ पर जानकारी दी गई है साथियों कि यदि जो पहले स्थान पर जो शासकीय सेवक हैं उनके परिवार के सदस्य यदि नहीं हैं तो दूसरे स्थान के व्यक्ति को, दूसरे स्थान पर यदि जो सदस्यों का नाम उल्लेखित किया गया है यदि वे नहीं हैं तो तीसरे स्थान पर। इसी प्रकार क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते साथियों हम 8वें पायदान तक या 8वें स्थान तक के व्यक्ति को जो उपादान की राशि है उसका भुगतान कर सकते हैं। अब उपादान किन व्यक्तियों को दे हैं तो उपादान की राशि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को दी जाती है यदि उसकी सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के बाद परंतु उपादान की राशि प्राप्त करने के पहले। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा साथियों कि यदि किसी शासकीय कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाती है तब तो हम पूर्व में हमारी जो ऊपर उल्लेखित किया है हमने उसके अनुसार क्रम से हम 1 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक के व्यक्तियों को जो उनके नामांकन क्रम के अनुसार भुगतान कर सकते हैं। यदि प्रथम क्रम पर व्यक्ति नहीं है तो द्वितीय क्रम वाले व्यक्ति को, द्वितीय वाले व्यक्ति नहीं है तो तृतीय वाले को। इस प्रकार से क्रमशः हम 8वें स्थान तक वाले व्यक्ति को भुगतान करने के लिए पात्र मान सकते हैं। परंतु यदि कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि शासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं और उसके तत्काल बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है और उस स्थिति में यदि उन्हें उपादान की राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है या नहीं हुआ है तो प्राप्त करने के पहले यदि मृत्यु हो जाए तो उपादान की राशि उसके द्वारा भरे गए नामांकन में उल्लेखित व्यक्तियों को उनके अंशों के अनुसार यदि नामांकन में दिया गया हो तो देय होगी। यदि ऐसा कोई नामांकन नहीं है या किया गया नामांकन अस्तित्व में नहीं है तो उपादान परिवार के सदस्यों को क्रमांक 1 से 3 तक समान अंशों में दिया जाएगा और यदि परिवार में क्रमांक 1 से 3 तक के सदस्य ना हो तो क्रमांक 4 से 8 तक के सदस्यों को समान भाग में जो है साथियों उपादान का भुगतान किया जाएगा। उपरोक्त भुगतान ना किया जा सके तो शासकीय सेवक के वैध उत्तराधिकारी को इसका भुगतान किया जाएगा। तो साथियों यह तो थी अभी तक हमारी जो मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिसमें हमने पेंशन के विभिन्न प्रकार और पेंशन क्या होती है, पेंशन के बारे में जानकारी प्राप्त करी। DCRG क्या होती है, DCRG का भुगतान कैसे किया जाता है, सेवा उपादान क्या है, सेवा उपादान की गणना कैसे की जाती है। अब साथियों एक अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आती है
जिसमें पेंशन का सारांशीकरण, हमारे बहुत से साथी इसके बारे में जानते भी होंगे और बहुतों ने इस शब्दावली का प्रयोग किया भी होगा और बहुत से इसके शब्द से परिचित भी होंगे। परंतु हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो इसके सिर्फ शब्द से परिचित हैं, परंतु वास्तव में यह क्या होती है इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। तो साथियों, आज हम इसे जानकारी प्राप्त करेंगे और यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होती है साथियों, और जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि पेंशन का बेचा जाना या पेंशन को बेचना, इसे ही पेंशन का सारांशीकरण या कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कहा जाता है। तो साथियों, सबसे पहले पेंशन का सारांशीकरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि पेंशन का सारांशीकरण की पात्रता कैसे बनती है और किन्हें होती है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अंतर्गत अनुकंपा भत्ते को छोड़ करके, साथियों अनुकंपा भत्ते के संबंध में हम जो पहले कंपनशनिएट अलाउंस जो था उसके संबंध में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, को छोड़कर किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर को अपनी पेंशन का 1/3 भाग के बदले एक मुश्त भुगतान प्राप्त करने की पात्रता आती है। इसे पेंशन का बेचा जाना भी कहते हैं, जैसा कि मैं आपको पूर्व में बता चुका था। साथियों, पेंशन का सारांशीकरण हेतु संबंधित शासकीय सेवक को आवेदन करना होता है। सारांशीकरण हेतु आवेदन पत्र, कोई भी शासकीय कर्मचारी जो सेवानिवृत्त होने वाला हो तथा पेंशन भुगतान आदेश जारी होने के समय अधिकृत या प्राधिकृत की जाने वाली पेंशन के लिए एक मूल्य को कम्यूट कराना चाहता है, तो वह सेवानिवृत्ति की तारीख के पूर्व पेंशन प्रपत्रों के साथ प्रारूप का जो निर्धारित प्रपत्र है साथियों सारांशीकरण हेतु में पेंशन के भाग को कम्यूटेशन हेतु आवेदन दे सकता है, अथवा सेवानिवृत्ति के बाद कभी भी 75 वर्ष की आयु होने के पूर्व अपनी स्वीकृत पेंशन के एक भाग को, जिसकी अधिकतम सीमा 1/3 होगी, कम्यूट कराने के पूर्व आवेदन पत्र दे सकता है। कार्यालय प्रमुख आवेदन पर उसकी प्राप्ति की तिथि दर्शाते हुए सत्यापित करेगा तथा एक प्रति कार्यालय में सुरक्षित रखकर आवेदन पत्र को जिला पेंशन कार्यालय को कम्यूटेशन प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु भेजेगा। साथियों, पेंशन के सारांशीकरण या कम्यूटेशन के लिए एक निर्धारित प्रपत्र प्रारूप का होता है। यदि हम सेवानिवृत्त हो रहे हैं अपनी आदिवासी की आयु पूर्ण करके या जैसी भी स्थिति है, तो उस समय जब हमारा पीपीओ जारी होने वाला हो या हमारे पेंशन का निर्धारण कार्यालय द्वारा किया जा रहा है, तो हम निर्धारित प्रारूप का में पेंशन के सारांशीकरण हेतु जो 1/3 हमारी पेंशन निर्धारित होगी उसके 1/3 के भाग के बराबर होगी हेतु आवेदन कर सकते हैं। और हमारा जो आवेदन होगा साथियों वह कार्यालय प्रमुख द्वारा संबंधित जिला कोषालय को भेजा जाएगा और उसके अनुसार हमारी जो सारांशीकरण की राशि है या जिला पेंशन अधिकारी को भेजा जाएगा और वह इस राशि का निर्धारण करके हमें कम्यूटेशन प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु अधिकृत होंगे। पेंशन के कम्यूटेशन मूल्य की गणना, साथियों मुख्य रूप से बात तो यह आती है कि पेंशन का सारांशीकरण हेतु हम आवेदन तो प्रस्तुत कर देंगे, परंतु पेंशन का सारांशीकरण किस प्रकार किया जाएगा और सारांशीकरण के परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप हमें कितनी राशि प्राप्त होगी, यह अधिक महत्वपूर्ण है। आवेदक को दे एक मुश्त राशि की गणना आवेदन प्राप्ति के बाद आने वाली वर्षगांठ को देय मूल्य के आधार पर की जाती है। अगली जन्मतिथि की आयु को देय मूल्य की गणना सारणी के अनुसार की जाती है। तो साथियों, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक कम्यूटेशन वैल्यू फॉर ए पेंशन ऑफ रेट 1 पर एनम के हिसाब से एक टेबल बनाई गई है साथियों, जो मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के द्वारा दिनांक 8 नवंबर 2012 को नवीनतम संशोधित जो तालिका या सारणी है वह जारी की गई है। और इसके अनुसार आप देख सकते हैं साथियों कि सरल क्रमांक 1 से लेकर के सरल क्रमांक 32 तक साथियों इसमें जो है एक टेबल बनाई गई है और इसमें एम्प्लॉयज़ एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे इसके अनुसार इसमें साथियों गणना की गई है और उसी के आगे उनकी जो कम्यूटेशन की वैल्यू है साथियों वह एक्सप्रेस या उल्लेखित की गई है। तो साथियों आप देख रहे हैं कि जिस जिस प्रकार से शासकीय सेवक की आयु बढ़ती जा रही है उसी अनुसार जो कम्यूटेशन की वैल्यू या दर है वह भी कम होती जा रही है। तो आप इसके अनुसार जो अपनी कम्यूटेशन की गणना है साथियों वह कर सकते हैं और आगे चलकर साथियों हम इस संबंध में कुछ न्यूमेरिकल जो है उनको सॉल्व करेंगे और कुछ ऐसे प्रश्नों को लेंगे जिनके आधार पर आपको यह ज्ञात होगा
कि कम्यूटेशन की गणना या आकलन कैसे की जाती है और उसके अनुसार हमें कितनी राशि पेंशन को बेचने या उसका कम्यूट कराने पर प्राप्त हो सकती है। पेंशन के कम्यूटेशन की तिथि। किसी भी पेंशनर ने अपनी पेंशन के भाग को कम्यूट कराया है तथा सारांशीकरण की तारीख से 15 वर्ष पूर्ण होने पर आगामी माह के प्रथम दिन से उसके कम्यूट की गई राशि के हिस्से को फिर से चालू कर दिया जाएगा। अर्थात साथियों, इसका तात्पर्य यह है कि जब भी हम कम्यूटेशन करवाते हैं अपने पेंशन का, तो वह एकमुश्त राशि हमें प्राप्त हो जाती है और लगभग 1/3 के बराबर राशि हमारी पेंशन से कम होकर के हमें भुगतान होती है। तो साथियों, यह जो राशि होती है वह लगभग 15 वर्ष के अनुसार होती है। जो 15 वर्ष की आगामी हमारी राशि होगी पेंशन की 1/3 के बराबर, उसका कम्यूटेशन किया जाता है और जैसे ही वह 15 वर्ष पूर्ण होते हैं साथियों, तो उसके जो भी 15 वर्ष पूर्ण होने की तिथि है, तो उस तिथि के अगले माह की जो पहली तारीख होगी साथियों, तो जो हमारी 1/3 राशि हमें पेंशन में कम प्राप्त हो रही थी, वह हमें हमारी पेंशन राशि में जोड़ करके पूर्ण पेंशन का भुगतान हमें किया जाएगा। पेंशन का कम्यूटेशन का अंतिम होना। पेंशन का कम्यूटेशन सेवानिवृत्ति के बाद के मामलों में जिस पर प्रारूप का में आवेदन पत्र आवेदक द्वारा कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया गया है, सेवानिवृत्ति के समय आवेदन दिए जाने पर उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख की अगली तारीख को अंतिम माना जाएगा। परंतु कम्यूटेशन के कारण पेंशन की रकम में कटौती पेंशन की सारांशीकृत राशि प्राप्ति की तारीख से या कम्यूटेशन प्राधिकार पत्र जारी होने के पश्चात 3 माह की समाप्ति पर उनमें से जो भी पहले हो प्रारंभ होगी। नामांकन की पात्रता। सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय कर्मचारी या पेंशनर जिन्होंने पेंशन कम्यूटेशन हेतु प्रारूप का में आवेदन प्रस्तुत किया है, वह प्रारूप खा में नामांकन प्रस्तुत कर सकता है, ताकि यदि सारांशीकृत राशि प्राप्त करने के पूर्व यदि आवेदक की मृत्यु हो जाए तो सारांशीकृत राशि का भुगतान नामांकित व्यक्ति को किया जा सकता है। टिप्पणी। पेंशन पर राहत का कम्यूटेशन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात पेंशन पर देय राहत मूल पेंशन पर संगणित की जाती है। पेंशन की सारांशीकृत राशि किस अनुसार और किस विधि से इसकी गणना की जाएगी साथियों, तो यहाँ पर उसका एक फार्मूला सूत्र दिया हुआ है कि पेंशन का लघुकृत भाग गुणित 12 गुणित आगामी जन्म तिथि के लिए सारणी से कम्यूटेड वैल्यू। ये हमें इस सूत्र के अनुसार हमारी कम्यूटेशन की जो वैल्यू है साथियों, वह ज्ञात होगी। पेंशन का लघुकृत भाग। अब प्रश्न आप लोगों के मन में यह आता होगा कि पेंशन का लघुकृत भाग हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो साथियों, जो मूल पेंशन या जो हमें देय पेंशन होगी उसका 1/3 भाग या आवेदक द्वारा आवेदित राशि। साथियों, यहाँ पर 2 स्थितियाँ होती हैं कि जब हम प्रारूप का में कम्यूटेशन के लिए आवेदन करते हैं, तो या तो हम उसमें स्वेच्छा से राशि का उल्लेख कर दें कि इतनी राशि के अनुसार हमारी पेंशन को कम्यूट किया जाए और हमें भुगतान किया जाए, या फिर हमारी जो मूल पेंशन या देय पेंशन है उसके 1/3 जो अधिकतम होता है वह 1/3 भाग होता है, उसके अनुसार हमें कम्यूट किया जाता है पेंशन को। परंतु यदि हमारे द्वारा प्रारूप का में उल्लेखित राशि 1/3 से अधिक होगी तो उस स्थिति में हमारा आवेदन जो है वह अस्वीकृत या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो वह राशि या तो 1/3 से कम होनी चाहिए या फिर हम उसमें 1/3 का उल्लेख कर दें। तो साथियों, जो पेंशन का लघुकृत भाग होता है उसे ज्ञात करने के लिए मूल पेंशन का 1/3 भाग ही हमारा लघुकृत भाग कहलाएगा पेंशन का। तो साथियों, आशा है कि आज हमने जो उपादान के संबंध में अर्थात DCRG का भुगतान हेतु जो परिवार के सदस्य हैं उनके बारे में और पेंशन का सारांशीकरण किस प्रकार से किया जाए, और साथ ही यदि परिवार का जो आश्रित सदस्य हैं उनको किस हिसाब से DCRG मिलेगी, साथ ही यदि हमारे कोई शासकीय सेवक गुमशुदा या लापता हो गए हैं तो उस स्थिति में परिवार पेंशन की गणना की जाएगी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी। आशा है कि साथियों आज प्रदाय की गई जानकारी को आपने वीडियो में जो दी गई है आप लोगों को वह गंभीरता से लिया होगा और जानकारी आप लोगों को समझ में भी आई होगी। जानकारी कैसी लगी साथियों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और यदि आपकी कोई क्वेरी या प्रश्न हो तो भी आप कर सकते हैं। और यदि आप वीडियो में अंत तक बने रहे हैं साथियों तो आप लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद। और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ भी इसे ज़रूर साझा और शेयर करिएगा। और अब अगले वीडियो में साथियों हम जो हमने टॉपिक्स
पेंशन नियम पढ़ा है 1976, उसके संबंध में जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं अर्थात जो प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे कि किस प्रकार से हम पेंशन, परिवार पेंशन, DCRG और पेंशन का सारांशीकरण, इसके संबंध में हम प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे आप लोगों को जो अभी तक थ्योरी पार्ट बताया गया है उसके संबंध में और अधिक गंभीरता के साथ जानकारी प्राप्त होगी और वह जानकारी आप लोगों को ऑल क्लियर होगी। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और जाते जाते एक डिस्क्लेमर देना उचित समझता हूं साथियों कि इसके संबंध में आप वित्त विभाग और शासन द्वारा जारी की जाने वाले समय समय पर ज्ञाप परिपत्रों और आदेशों का सटीकता के साथ अध्ययन करें। तो साथियों, एक बार फिर पुनः आप लोगों से अगले वीडियो और सत्र में भेंट और मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।